हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं मैथ टीचर राकेश सर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां सभी 11th क्लास के बच्चों को आज मैं सेकंड क्लास दे रहा हूं। जी हां, दूसरा क्लास हम लोग का हो रहा है बच्चों। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मैथ्स के बारे में जाना था, किस तरह से मैथ कहाँ से लाया गया, मैथ वर्ड। जी हाँ, उसके बाद मैंने आपको मैथमेटिक्स को डिफाइन किया था। मैथमेटिक्स को समझने के लिए बच्चों मैंने आपको मैथमेटिक्स को डिफाइन किया बच्चों। अब हमारा जो है 11th के सिलेबस की बारी है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले 11th में क्या सब हम लोगों को पढ़ना है वो उसकी जानकारी रहनी चाहिए, और तब हम लोग आगे सिलेबस में बढ़ेंगे बच्चों। आज हम आप लोगों को सिलेबस के विषय में, जी हाँ, साथ साथ उसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी रहनी चाहिए, और तब जाके हम लोग सिलेबस को पढ़ पाएंगे बच्चों। आपको ये समझना है कि भाई 10th का सिलेबस एंड 11th 12th का सिलेबस में थोड़ा कम्प्लेक्स है भाई, थोड़ा डिफरेंस है। जहाँ 11th एंड 12th का सिलेबस जो है 10th के सिलेबस से थोड़ा कम्प्लेक्स है, बट बड़ा मज़ेदार है। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप कंसंट्रेट होके, जी हाँ बच्चों, कंसंट्रेट होके आप मैथ को पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर इसमें ढेरों सारा आपको ज्ञान मिलने वाला है। जी हाँ, नॉलेज होने वाला है। चूँकि 11th 12th के हर टॉपिक में आपको एक अलग कंसेप्ट मिलेगा बच्चों, और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा बच्चों। तो आप लोग समय पर उपस्थित हो जाएं और तब हम लोग आगे बढ़े बच्चों। आइए, जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किस राइटर का मैथ्स का मैंने प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा। जी हाँ, और बनाना चाहिए, किस किस राइटर का आपको बनाना है मैथ्स जो है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जी हाँ, एनसीईआरटी आपका बेस्ट बुक है। जी हाँ, एनसीईआरटी आपका बेस्ट बुक है, इसको आपको रखना ही है और साथ साथ पढ़ना भी है। जी हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो सबसे अलग है। जी हाँ, सबसे अलग है। तो निश्चित तौर पर एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम होता है बिल्कुल ही अच्छा प्रॉब्लम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, और उसके हर एक प्रॉब्लम में, जी हाँ, कंसेप्ट छुपा हुआ रहता है। तो एनसीईआरटी बुक आप लोग रखेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी सबको रखनी है, रखना ही चाहिए। एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी। जी हाँ, ये आपका बेस बुक है, तो आपको रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो निश्चित तौर पर मैथ में मैंने कहा था कि मैथ 0 to इन्फिनिटी होता है बच्चों। इसका मतलब है 0 से हीरो बनाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और ज़्यादा मेहनत करने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से काम चलने वाला नहीं है ना। जी हाँ, अर्थात एक कॉम्पिटिटिव बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जी हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही बेहतरीन बुक है। जी हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जी हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये बुक जो है एक तरह से कॉम्पिटिटिव बुक है, और एनसीईआरटी के थ्रू ही बनाया गया है, बट इससे भी बेहतर सब क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। इसलिए मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप रखोगे, है ना। एनसीईआरटी के साथ साथ क्या रखना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी रखना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको अच्छे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अब देखिए, अब आपके सामने जो मैं नेक्स्ट बुक लिख रहा हूं वो है प्रैक्टिस बुक, रेफरेंस बुक। जी हाँ बच्चों, अर्थात इस सब में नंबर ऑफ
प्रॉब्लम्स जो होते हैं वह कम होते हैं। जी हाँ, कम होते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अगर भोजन बनता है घर में और थोड़ा भोजन बना तो निश्चित तौर पर स्वादिष्ट होता है ना, और ज़्यादा भोजन बन जाता है तो स्वादिष्ट तो नहीं होता है, पेट भरने के लिए हो जाता है ना। उसी तरह एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है, प्रॉब्लम तो रहते हैं लेकिन कम प्रॉब्लम होते हैं। प्रैक्टिस के हिसाब से वो प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि मैथ्स जो है, मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बच्चों, और जितना जो बच्चे जहाँ प्रैक्टिस करेंगे उतना उसका बेहतर होगा मैथमेटिक्स। जी हाँ, तो वही कहना है कि अगर आप रेफरेंस बुक में रखना चाहते हैं तो देखिए केसी सिन्हा, जी हाँ केसी सिन्हा रखना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो केसी सिन्हा के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस होगा बच्चों, है ना। जी हाँ, उसके बाद कुछ बच्चे ये भी बुक रखते हैं बच्चों, जी हाँ, अर्थात केसी सिन्हा रखें या आरडी शर्मा। जी हाँ बच्चों, आरडी शर्मा, जी हाँ बच्चों, आरडी शर्मा की भी बुक बहुत सारे बच्चों के द्वारा कहा जाता है कि भाई ये बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ, इसमें भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि केसी सिन्हा भी रखना है, आरडी शर्मा भी रखना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। या तो केसी सिन्हा रखिए या तो आरडी शर्मा रखिए, या आपको अच्छा लगता है तो दोनों रख सकते हैं। जी हाँ, ये आप पर डिपेंड करता है। बट आप प्रॉब्लम्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए केसी सिन्हा भी सिंगल रख सकते हैं या सिंगल आप आरडी शर्मा भी रख सकते हैं, है ना। तो ये आपका रेफरेंस बुक है, ये आपका रेफरेंस बुक है और ये आपका सिलेबस का बुक है। जी हाँ, सिलेबस तो इसमें भी है बट इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा है रेफरेंस बुक में। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए, जी हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए, देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए आपको या तो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, अगर स्पेशल बुक ऑब्जेक्टिव के लिए रखना चाहते हैं, वरना आपको केसी सिन्हा में भी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और आरडी शर्मा में भी कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, है ना। बट देखिए ऑब्जेक्टिव जो है स्पेशल अगर रखना चाहते हैं तो आरडी शर्मा की आती है, बेहतरीन बुक होती है बच्चों आरडी शर्मा की। जी हाँ बच्चों, बेहतरीन बुक आरडी शर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक। जी हाँ, ये IIT ट्रिपल है ना, जेईई मेंस, इस सब के लिए ऑब्जेक्टिव है बच्चों, और रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा बच्चों, मैं जो आपको बताऊंगा हर टॉपिक का कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट के साथ मैं आपको प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन करवाऊंगा। बट आपकी भी बारी है, आपको भी मेहनत करनी होगी, और अगर आप इधर अपने सिलेबस के अनुसार बना लेते हैं तो साथ साथ ऑब्जेक्टिव अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंपटीशन फेस करने में बिल्कुल आसानी होगी। जी हाँ, कंपटीशन फेस आप आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब में MCQ, जी हाँ बच्चों MCQ पूछा जाता है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन वाला, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देना होता है ना। तो उसकी प्रैक्टिस, जी हाँ उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा ही, साथ साथ आप भी इस बुक के थ्रू कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है अमित, जी हाँ अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, आप ये भी ले सकते हैं। इसका मतलब है आरडी शर्मा ले सकते हैं या अमित की बुक ले सकते हैं। ये IIT ट्रिपल IIT साथ साथ जेईई मेंस, ये सब के लिए आपको अमित या आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक लेंगे तो आपका बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्टिंग से होगी। और मैं कहना चाहता हूँ 11th का सिलेबस है ना, बिल्कुल विशाल है बच्चों। जी हाँ विशाल है, अर्थात जो भी बच्चे इसको मेहनत से, जी हाँ अपने हार्ड लेबर से, है ना, इसको अच्छी तरह कंसेप्ट के साथ पढ़े तो निश्चित तौर पर उसका कंपटीशन निकालना, है ना, 100% होगा बच्चों। जी हाँ, वह निश्चित तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर सकता है। तो ये आपका है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी रेफरेंस बुक में एक और बुक का हम नाम बता देते हैं, RS अग्रवाल। जी हाँ RS अग्रवाल, ये भी रेफरेंस बुक में रख सकते हैं, है ना। RS अग्रवाल, जी हाँ बच्चों, अर्थात केसी सिन्हा रखिए
या आर एस अग्रवाल रखिए या आर डी शर्मा रखिए, ये तीनों में से कोई एक रखिए, और जिससे कि आपका मैथ्स का प्रैक्टिस बिल्कुल हो सके। जी हाँ, और मैं कहना चाहता हूँ हर सब्जेक्ट, जी हाँ, हर सब्जेक्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो निश्चित तौर पर आपको मैथ को सबसे आगे रखना होगा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। तो चलिए, ये सबसे पहले ये जान लिए, इसके बाद हम लोग 11th के सिलेबस को जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जी हाँ, काफ़ी डिफरेंस है बच्चों, और बहुत विशाल रूप में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए, मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूं। जी हाँ, क्या है सिलेबस 11th क्लास में मैथ्स का। जी हाँ, मैथ का देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका आता है बच्चों सेट थ्योरी। क्या आता है बच्चों? सेट थ्योरी। जी हाँ बच्चों, ये आपको ग्रुप में रखने के लिए, जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपका मेला लगता है बच्चों, मेला में बहुत सारे मेंबर आते हैं बच्चों, है ना, तो वो क्या है, एक ग्रुप है बच्चों। उसी तरह मैथमेटिक्स जो है ये सिखाता है कि किस तरह से आपके पास अगर बहुत सारे मेंबर हो जाए तो उसको कैसे आप रख सकते हैं। तो जी हाँ, ये ज्ञान आपको सेट थ्योरी में मिलेगा, अर्थात समुच्चय सिद्धांत। क्या बोलते हैं? समुच्चय सिद्धांत, है ना। जी हाँ, अर्थात इसमें आपको बहुत सारी बातें जो कि जानकारी होगी, और इसका इस्तेमाल हम लोग मैथमेटिक्स में कई जगह करेंगे बच्चों। जी हाँ, कई प्लेस पर किया जाएगा सेट थ्योरी का इस्तेमाल, तो निश्चित तौर पर आपको जानकारी रहेगी तभी ना हम इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, चलिए, उसके बाद दूसरा जो हम लोग का आता है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। जी हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन। अब बताओ, रिलेशन वर्ड तो सुना है आपने, रिलेशन क्या है? रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध, और फंक्शन मतलब फलन। जी हाँ बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन तो हम लोग जनरली देखते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं बच्चों, वह भी एक रिलेशन है, वह भी एक संबंध है। उसी तरह मैथमेटिक्स भी आपको सिखाएगा कि कैसे संबंध होता है बच्चों, और उस संबंध को अगर स्पेशल रूप दे दिया जाए तो वही संबंध बन जाता है फंक्शन, अर्थात फलन। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है संबंध एवं फलन, ये दोनों एक रिश्ता में बंधा हुआ है, दोनों में एक कॉम्बिनेशन है बच्चों। जी हाँ, जब मैं इसको समझाऊंगा, जी हाँ, समझाऊंगा कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या है, तो दोनों में आपको लगेगा कि दोनों में बिल्कुल ज्वाइंट है। जब तक हम लोग रिलेशन को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग फंक्शन को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि रिलेशन से ही, संबंध से ही तैयार होता है फंक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में देखते होंगे, बहुत सारे स्कूल कॉलेज जाते हैं तो बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, है ना, बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। बट कोई उसी मित्र में कुछ स्पेशल ऐसे मित्र हो जाते हैं जो हमेशा मित्रता कायम रहती है बच्चों, है ना। मान क्लास में गए तो सभी बच्चों से मित्रता हुई, है ना, लेकिन वो मित्रता क्या है? वो मित्रता हुआ रिलेशन, संबंध। जी हाँ बच्चों, बट उसमें जो कुछ खास मित्र जिसके साथ घूमना फिरना, है ना, पढ़ना लिखना, है ना, खेलना कूदना, सब कुछ हम लोग करते हैं, वो हमारे लिए खास मित्र बन जाते हैं। वही खास मित्र क्या कहलाएंगे? फंक्शन। इसका मतलब है कि संबंध बनाना मतलब कोई शर्त को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं संबंध बनाने के लिए, है ना। जी हाँ, संबंध बिल्कुल आसानी से दो मेंबर के बीच किसी तरह का कॉम्बिनेशन हो जाए, किसी तरह का संयोजन हो जाए, वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। लेकिन अगर वह खास कंडीशन को फॉलो करने लगे, जहां
तो वह रिलेशन बन जाता है बच्चों फंक्शन। तो जी हाँ बच्चों, हम लोगों को संबंध एवं फलन का भी मैथमेटिक्स में ज्ञान लेना है ना, और इसी के आधार पर पूरा मैथमेटिक्स चलता है बच्चों। जी हाँ, पूरा मैथमेटिक्स चलता है। क्यों कहा जाता है कि बच्चों 10th अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो निश्चित तौर पर 11th को बहुत सपोर्ट मिलेगा, है ना, और जिसका 10th थोड़ा मुश्किल में है, कमजोर है, मतलब नहीं बढ़िया ढंग से पढ़ा है, तो निश्चित तौर पर उसका 11th जो है बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। जी हाँ बच्चों, तो ये संबंध है, ये क्या है, संबंध ही हुआ बच्चों। जी हाँ, अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर, जी हाँ थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर में आपका जो सिलेबस है वो है अलजेब्रा। जी हाँ, क्या है, अलजेब्रा। नाम तो सुना ही होगा, अलजेब्रा जिसको बीजगणित कहते हैं बच्चों, है ना। जी हाँ, अलजेब्रा। जी हाँ, हम लोग अलजेब्रा को तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अर्थात आपने बचपन में जो काउंटिंग पढ़ा होगा वो क्या था, अलजेब्रा ही था। आपने एडिशन किया होगा, सब्सट्रैक्शन किया होगा, मल्टीप्लिकेशन किया होगा या डिवीजन, जो भी आपने ऑपरेशन अभी तक किया होगा वह सब क्या था, आपका अलजेब्रा था बच्चों, अलजेब्रा। बट यहाँ का जो अलजेब्रा है, जी हाँ, यहाँ का जो बीजगणित है वह बिल्कुल अलग है, और वो आपको हम बताएंगे कि क्या सब इसमें पढ़ना चाहिए, पढ़ना होगा। या जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि अलजेब्रा में सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, जी हां कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसका तात्पर्य है सम्मिश्र संख्या। क्या नाम है, सम्मिश्र संख्या। जी हां, नाम तो आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स अगर छोड़ दिया जाए, नंबर अगर देखा जाए तो नंबर तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं बच्चों, बट यहां जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जी हां, जितना भी आपने नंबर पढ़ा है, जितना भी आपने नंबर पढ़ा है या आगे आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, है ना, आगे जो मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा है बस उतना ही कंप्लीट हो गया आपका नंबर संख्या, नहीं, आगे मैं और नया नया नंबर बताऊंगा, और सभी नंबर का मिक्सचर जो होता है उसी का नाम रखा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या। जैसे हम लोग फादर ऑफ मैथ, है ना, आर्किमिडीज को बोले थे, क्यों बोले, क्योंकि बहुत सारे, है ना, बहुत सारे मैथमेटिक्स में उनके द्वारा रिजल्ट दिया गया, है ना, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया गया, जिससे कि मैथमेटिक्स को एक नया वे मिला, रास्ता मिला बच्चों। जी हाँ, बट आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया, तो वो तो फादर ऑफ मैथ नहीं कहलाए बच्चों। उसी तरह पूरा जितना भी आपने नंबर पढ़ा है या मैं आपको आगे जो जानकारी दूंगा, जी हाँ, वो सभी नंबर इसमें आता है बच्चों, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, अर्थात ये भी कह सकते हैं फादर ऑफ नंबर। जी हाँ, अर्थात संख्या का पिता जो है ना, किसको कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को। जी हाँ, और मैं बता देना चाहता हूं इस नंबर का ज्ञान होने के बाद, जी हाँ, इस नंबर का ज्ञान होने के बाद संसार में किसी भी नंबर को, जी हाँ, आप पहचान सकते हैं। और अभी मैं बता दूं, अभी आप पूरे नंबर को नहीं जानते हैं, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, जी हाँ, आपको याद होगा कभी कभी ऐसा आता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण, देखिए। जी हाँ, अब मान लीजिए इसका अगर सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ए पहले बताओ, ए एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, यहां देखिए बी क्या है, एक्स के आगे क्या है, कहे कि इसका फॉर्मेशन ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जानते हैं बच्चों। अब बताइए बी के प्लेस पर क्या है 1, सी के प्लेस पर है 1, सबसे पहले आप क्या निकालते थे, डी, मतलब डिस्क्रिमिनांट, है ना, डिस्क्रिमिनांट, जिसको आप विवेचक कहते थे या विविक्तर कहते थे, क्या होता है बताइए जल्दी से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा ही होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए 1 स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 1, सी के जगह पे 1, 1 माइनस 4, बताइए -3, अर्थात डी का मान -3 अगर आता था, निगेटिव आता था, निगेटिव आ गया। अब बताइए क्या करना चाहेंगे, इस पर क्या करना चाहेंगे,
तो जैसे ही डी निगेटिव हो जाता था तो हम लोग कहते थे रूट्स जो है, रूट्स नहीं निकाला जा सकता है ना, रूट्स कहते थे इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है, जहां मतलब संभव नहीं है ना। लेकिन क्यों नहीं संभव है भाई, क्यों नहीं संभव है? क्या पॉजिटिव होने से निकल जाता है और निगेटिव होने से नहीं निकलता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपका डी अगर निगेटिव होता है तो रूट्स निकलता है, लेकिन यह रूट्स जो है वह इमेजिनरी निकलेगा। जी हाँ, इमेजिनरी नंबर निकलेगा और वास्तविक नंबर, इमेजिनरी नंबर, जी हाँ इमेजिनरी नंबर। और आपको इमेजिनरी नंबर का ज्ञान नहीं था 10th तक, तो निश्चित तौर पर आपको यह कहा जाता था कि इसका रूट्स इम्पॉसिबल है। जी हाँ बच्चों, लेकिन जब मैं आपको नंबर का ज्ञान दूंगा, नंबर का ज्ञान दूंगा और इसमें आपको मैं बताऊंगा, जी हाँ इसमें आपको बताऊंगा कि 2 नंबर मैन होता है। एक तो जो आपने पढ़ा है रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या। जी हाँ, यह आपने पढ़ा है, अर्थात जितना भी आपने अभी तक नंबर को पढ़ा है वह सब क्या था? रियल नंबर। लेकिन जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा उसका नाम है बच्चों इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अर्थात अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। और इस दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने कहा ना कि दुनिया का सारा नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आने वाला है, इसीलिए इसका सम्मिश्र संख्या नाम रखा गया है। तो जी हाँ बच्चों, हमारे पास रियल का ज्ञान था, इसके कारण पॉजिटिव डी आता था, धनात्मक डी आता था, तो हम लोग उसका रूट्स निकाल लेते थे। रूट्स निकाल लेते थे मतलब रूट्स का मतलब x का मान है ना, y का मान, जो भी वेरिएबल है ना, हल कर लेते थे। लेकिन जैसे ही d का मान निगेटिव आता था तो निश्चित तौर पर वहां हम लोग इम्पॉसिबल कह देते थे कि यह मान संभव नहीं है। बट इमेजिनरी नंबर का जब ज्ञान हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर को पहचानने के लिए जब सीख जाएंगे तो यह भी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे नंबर का ज्ञान हम लोगों को अधूरा है बच्चों, और 11th क्लास में आपका पूरा होगा। तो निश्चित तौर पर जब ये छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहा, जहां बच्चों छोटी सी बात आपको पता चला कि ऐसा भी होता है बच्चों, बट वहां हम लोगों को स्पष्ट कर देता है भाई यह तो संभव ही नहीं है। लेकिन नहीं बच्चों, ज्ञान की कमी है, जहां कंसेप्ट की कमी है, इसके कारण वहां संभव नहीं था बच्चों। बट आगे जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ोगे, निश्चित आपको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो आप उस सभी चीज़ों को जान पाएंगे, सभी चीज़ों की जानकारी हो पाएगी। तो चलिए, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था बच्चों। चलिए इसके बाद हमारे सामने अलजबरा का, जहाँ अलजबरा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ बच्चों क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण। तो आप सोच रहे होंगे सर हमने तो ये 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा है बच्चों, है ना, 9th क्लास में पढ़ा है। लेकिन जान लीजिए यहां मैं 9th 10th का नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, क्योंकि यहां वो पढ़ाऊंगा जो आपने वहां नहीं पढ़ा था। जी हाँ बच्चों, जैसे कि यहां देखिए, यहां मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, जहां वहां आपको जैसे ही डी मिल जाता था किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसका रूट्स इम्पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि आपके पास नंबर का ज्ञान नहीं था। बट यहां आपको नंबर का ज्ञान मिल जाएगा, तो आप वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डी निगेटिव हो जाए, फिर भी हम लोग उसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन कर पाएंगे बच्चों। तो जी हां, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बड़ा स्तर, जी हां, अर्थात जो आपने पढ़ा है उससे ऊपर का इसमें आपको ज्ञान मिलेगा बच्चों, नॉलेज मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा बच्चों। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद आपको अलजबरा में, जहां अलजबरा में आपको लीनियर इनइक्वेशन। अब देखिए, लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर मतलब होता है रैखिक, लीनियर मतलब होता है रैखिक, है ना। असमीकरण, जी हाँ बच्चों, लीनियर इनइक्वेशन। देखिए
इन को हटा दिया जाए, अर्थात इक्वेशन, इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन तो आप जानते हो, जहाँ इक्वेशन का मतलब समीकरण, इक्वेशन का मतलब समीकरण है ना, समीकरण, जहाँ तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपने समीकरण को तो पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण को आपने पढ़ा है, बट यहाँ जो है अ लगा हुआ है, देखिए इन इक्वेशन मतलब असमीकरण, मतलब जो आपने पढ़ा है उससे आगे मैं पढ़ाऊंगा। जी हाँ बच्चों, उसका तो मैंने क्या बोला था कि बच्चों 10th की तो आपको बिल्कुल जानकारी रखनी है, लेकिन 10th के बाद जो आने वाला सिलेबस है वो बिल्कुल अलग होने वाला है बच्चों, बिल्कुल नया होने वाला है। तो यहाँ जो है हम आपको इक्वेशन तो आपने पढ़ा है, बट यहाँ आपको समीकरण पढ़ाएंगे, अर्थात जो इक्वेशन नहीं है वो उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, और वह किस रूप में करवाएंगे, तो रैखिक रूप में करवाएंगे बच्चों। जी हाँ, तो काफ़ी मज़ेदार है अलजेब्रा का सिलेबस बच्चों 11th क्लास में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आप लोग के लिए। जी हाँ, इसके बाद हम लोग अलजेब्रा में बच्चों, अलजेब्रा में जी हाँ, अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज क्या देखेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको कहा जाता है अनुक्रम एवं श्रेणी, जी हाँ, सबका मैं थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहा हूं, क्योंकि परिचय रहने के बाद ही उस टॉपिक को पढ़ने में आनंद आएगा बच्चों। सीक्वेंस एंड सीरीज, आप सोच रहे होंगे ये नया है, बिल्कुल नया तो नहीं है, नया नहीं है, जी हाँ नया नहीं है, आपने कुछ इसका झलक देखा था, नाम सुने हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जी हाँ एपी पढ़ा होगा, अर्थात समांतर श्रेणी, जी हाँ समांतर श्रेणी, जो आप एक नंबर को दूसरे नंबर में डिफरेंस करते थे, है ना, याद कीजिए, एक एग्जांपल से आपको बताना चाहते हैं, 1 2 3, ये देखिए ये एपी सीरीज है, क्यों भाई, क्योंकि डिफरेंस सेम है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, है ना, फिर आगे अगर टर्म आता है 4 - 3 क्या 1, इसका मतलब डिफरेंस सेम है, तो यह क्या कहलाता था, एपी कहलाता था। याद है आप लोगों को, इसका आपने nth टर्म जाना होगा, आपने इसका सम जाना होगा। जी हाँ बच्चों, तो 10th क्लास में एपी का कंसेप्ट दिया जाता है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का आपको कंसेप्ट दिया जाता है। बट यहाँ जो है इस सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको एपी का तो नॉलेज देंगे ही, साथ साथ इसमें जीपी एक नया फिर सीरीज जुड़ेगा, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सिलेबस में तो नहीं है बच्चों, बट आपको जानकारी मैं दूंगा, इसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी को कहते हैं। तो जी हाँ, आपको हम यहाँ सीक्वेंस सीरीज में एपी, जीपी एंड एचपी, ये तीनों तरह के सीरीज को बताऊंगा। जी हाँ बच्चों, तीनों तरह के सीरीज को बताऊंगा। तो यही इसका मतलब है कि जो हमारे पास कंसेप्ट था उससे निश्चित तौर पर जंप करेगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ नॉलेज था एपी का, अब हमारे पास जीपी का भी नॉलेज होगा, एचपी का भी नॉलेज होगा। तो इस तरह से हम लोगों को, है ना, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है बच्चों, है ना। इसके बाद हमारे सामने बच्चों, हमारे सामने अलजेब्रा में और सारा टॉपिक आने वाला है, अलजेब्रा में और सारा टॉपिक आने वाला है, जो ही जबरदस्त टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को अब जो है अलजेब्रा में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मतलब होता है क्रमचय एवं संचय, है ना,
क्रमचय एवं संचय। आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल नया है, यह पहले तो कभी नाम नहीं सुना हो है। और यह सब जो हम लोग अलजेब्रा में सिलेबस देख रहे थे, कुछ न कुछ नाम आपने 10th क्लास में सुना था बच्चों। आइए मैं बताना चाहूँगा, जी हाँ, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ये क्या है? परमुटेशन मतलब होता है सजाना, जी हाँ, अरेंजमेंट करना। और आप देखते होंगे, आप अपने लाइफ में अगल बगल आस पड़ोस, है ना, कई जगहों पर देखे होंगे कि सजाने की प्रक्रिया तो बार बार आती है बच्चों। तो वही यहाँ सिखाएगा आपको। जैसे आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए बी 2 पर्सन है, मैं कहूँगा कि इसको सजाइए, बताइए कितना तरह से सजा सकते हैं। तो भाई ए बी एक सजावट हुई, उसके बाद अगर बी को आगे रखें, ए को पीछे रखें, तो क्या हो जाएगा? बी है। इसका मतलब सजावट की संख्या कितनी हो गई? 2। तो जी हाँ, यह 2 जो संख्या है ना, ये सिखाता है कौन? परमुटेशन। कि आप इस 2 व्यक्ति को 2 तरह से सजा सकते हैं, 2 व्यक्ति को 2 तरह से सजा सकते हैं। अगर हम कहें कि आपके पास 3 है, 3 व्यक्ति है ना, और 3 सीट है, समझिएगा, आपके पास 3 व्यक्ति है और 3 कुर्सी है, ठीक है ना। इसमें आपको सजाना है। मान लीजिए ये देखिए, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 कुर्सी है, इसमें आपको सजाना है। तो बताइए कि कितना तरह से इसको बैठा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर फर्स्ट प्लेस पर ए रखें, सेकेंड प्लेस पर बी, थर्ड प्लेस पर सी, तो क्या बन गया? ए बी सी। उसके बाद अगर फर्स्ट प्लेस पर ए ही रहने दें, सेकेंड प्लेस पर सी ले आए और थर्ड प्लेस पर बी ले आए, तो ये भी तो हुआ, ये भी तो आपका सजावट हुआ। तो इसका मतलब है ए को फर्स्ट स्थान पर रखते हुए हमारा 2 सजावट हुआ। फिर चलिए अब बी को आगे रखते हैं फर्स्ट प्लेस पर, इसके बाद सेकेंड प्लेस पर ए और थर्ड प्लेस पर सी, है ना। चलिए, उसके बाद बी को फर्स्ट प्लेस पर और सेकेंड प्लेस पर सी, थर्ड प्लेस पर ए। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट प्लेस पर बी अगर आपने रखा तो आपका सजावट कितना हुआ? 2। फिर चलिए, फर्स्ट प्लेस पर सी, है ना, सेकेंड प्लेस पर ए, थर्ड प्लेस पर बी, है ना। फिर चलिए, फर्स्ट प्लेस पर तो सी ही रखेंगे, सेकेंड प्लेस पर बी और थर्ड प्लेस पर ए रखेंगे। तो इसका मतलब इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, टोटल संख्या कितनी हो गई? 6। इसका मतलब है एबीसी को आप कितने तरह से 3 सीट पर सजा सकते हो? तो बच्चों 6 तरीके से। तो यह 6 तरीका जो है, अब ये देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये संख्या बढ़ते चले जाए, अगर हम कहें कि 4, ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं आपको ट्रिक भी बता दूं। यहां अगर यही 4 पर्सन हो जाए, ए बी सी डी 4 पर्सन हो जाए, तो निश्चित तौर पर अब 4 पर्सन और 4 सीट है, तो सजाने में, जी हाँ, सजा के देखने में हमें परेशानी हो जाती है। बट परमुटेशन जो है, बिल्कुल परमुटेशन जो है, अर्थात क्रमचय जो है, आपको ये सिखा देगा कि ये कितने तरह से सज सकता है। देखिए मैं बता दूं, 4 है तो आप क्या करें? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जी हाँ, 4 3 2 1, मतलब जितने पर्सन है 1 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 4 × 12 दूनी 24। इसका मतलब है कि ये 4 व्यक्ति को 4 सीटों में 24 तरीके से, कितना? 24 तरीकों से आप सजा सकते हैं बच्चों। जी हाँ, तो यही आपको, अगर आपको अब 5 भी व्यक्ति होगा तो बताइए आप लोग खुद से बताइए कितना तरीके से आप इसको सजा सकते हैं, है ना। कितना, अब आपको देखने की जरूरत नहीं है कौन कहां बैठा, इसकी जरूरत नहीं है। बट आपको ये बता सकते हैं, आप इस मैथमेटिक्स के थ्रू, जी हाँ, आप इस परमुटेशन के थ्रू बता सकते हैं कि आप इसको कितने तरह से सजा सकते हैं। बताइए, 5 है तो 5 4 3 2 1, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 3 7 दूनी 120। इसका मतलब है 5 व्यक्ति को 5 सीटों पे कितने तरीके से सजा सकते हैं, कितने तरह से बैठा सकते हैं भाई? तो 120 तरीके से। तो जी हाँ, यह सजावट का काम हम लोग बहुत जगह करते हैं। अब देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं। हम कहें कि आपको 3 अंक दिया, 1 2 3, कितना अंक दिया? 3 अंक दिया, 3 डिजिट दिया। कौन सब? एक 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। मैं कह रहा हूं इस 3 अंकों का इस्तेमाल करते हुए
आप कितना नंबर बना सकते हैं? जल्दी से जवाब दें, कितना नंबर बना सकते हैं? जल्दी से जवाब दें। मतलब इसी 3 अंक का यूज करना है, इसी 3 अंक का यूज करना है। जैसे आपको कहीं बोले कि 1 2, है ना, 12 12 मैंने लिखा, इसमें कौन सा अंक इस्तेमाल किया गया है? 2 अंक। कौन सा? एक 1, दूसरा 2। उसी तरह इस 3 अंकों का इस्तेमाल करके आपको, है ना, 3 अंकों का नंबर बनाना है। कितना बना सकते हैं? देखिए कितना बना सकते हैं। 123 बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। उसके बाद 132, है ना, 213, 231, 312, 321। कितना बना बताइए? कितना बन गया आपका? 6। इसका मतलब है इस 3 अंकों का इस्तेमाल करके हम लोग 6 नंबर बना सकते हैं, 6 नंबर। और हम लोग इस टेक्निक को अपनाएंगे तो देखिए, तो मैंने क्या बोला था, ये तो सजा ही है ना। जितना भी अरेंजमेंट हुआ है फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर एंड थर्ड प्लेस पर। अब यहां बताइए 1 2 3 इसके अनुसार करेंगे तो 3 है, 3 गुना 2 गुना 1, बताइए 3 दूनी 6। इसका मतलब है 6, अर्थात देखिए 6 बना है। या ये हमने एक्चुअल सजा के देखा, और यहां परमुटेशन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हम बना सकते। जैसे हम आपको बोले कि 2 4 6 8, ये मैंने 4 अंक दिया, और 4 अंकों की संख्या कितनी बन सकती है बताइए। तो अब आपको सजाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्यों 4 लिया? क्योंकि क्या अंक है? 4। 4 तिया 12 दूनी 24, मतलब कितना नंबर बन सकता है? 24 नंबर बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी हाँ, ये जादू का काम करता है बच्चों, जिससे कि असंभव काम भी क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। इसी का नाम होता है परमुटेशन। परमुटेशन, है ना। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सर कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जी हाँ, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चयन, चूज करना, सेलेक्ट करना। सेलेक्ट, है ना, अर्थात चुनना। जैसे आपके पास मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, इसमें से एक व्यक्ति को चुनना है। बताइए, एक व्यक्ति को चुनना है तो या तो ए को चूज करेंगे, या तो ए को चूज करेंगे, या किसको चूज करेंगे? बी को चूज करेंगे। इसका मतलब कितना सिलेक्शन हुआ? 2 सिलेक्शन हो गए, 2 सिलेक्शन हो गया। नहीं, मान लीजिए आपके मित्र जो हैं 2 हैं, एक ए है और दूसरा बी है, और आप पार्टी दे रहे हो। आप सपोज करो पार्टी दे रहे हो, लेकिन उस पार्टी में एक ही मित्र को बुलाना है, किसी एक ही मित्र को बुला सकते हैं। यह कंडीशन लगा दिया गया आपके फादर के द्वारा कि आप किसी एक मित्र को बुला सकते हो। तो क्या करोगे? या तो ए को बुलाओगे या तो बी को बुलाओगे। अर्थात आपके पास कितना ऑप्शन हो जाएगा? कितना ऑप्शन? 2 ऑप्शन हो जाएगा, है ना। वही चीज है बच्चों। और अगर कहेंगे कि नहीं, हम दोनों मित्र को बुला सकते हैं, तो क्या? ए बी, सिर्फ ए बी? जी हाँ, बी ए नहीं होगा, बी ए नहीं होगा, क्योंकि ए बी और बी ए जो है वह दोनों सेम हो जाता है सिलेक्शन में, चूज करने में, है ना। अर्थात आपने पार्टी में, सपोज कीजिए पार्टी में आप बुला रहे हो, तो ए एंड बी दोनों को बुला रहे हो। क्या कहोगे? बी और ए, क्या वो अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है इसमें आपका सिलेक्शन कितना हुआ? तो 1 हुआ। तो जी हाँ, अगर सिंगल को बुलाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। ए को बुला सकते हो या बी को बुला सकते हो, बट अगर दोनों को बुलानी है तो सिर्फ एक ऑप्शन होगा। जी हाँ बच्चों, यही कहलाता है सिलेक्शन, इसी को सिलेक्शन कहते हैं बच्चों। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास 3 मित्र हैं, सपोज कीजिए। कितने मित्र हैं? 3 मित्र। अगर आपके फादर जो है, आपके पिता कहेंगे कि नहीं, तुम एक मित्र को बुला सकते हो, जिसको बुलाना है आप बुला सकते हो, बट एक मित्र, तो क्या करोगे? सोचोगे कि ए को बुलाएं या बी को बुलाएं या सी को बुलाएं, है ना। तो आपके पास कितना ऑप्शन बनेगा बुलाने का? 3। ये नहीं कि तीनों आ जाएगा, है ना, एक ही आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे कि आपको कहीं जॉब मिल रहा है, 2 जगह जॉब मिल रहा है, सपोज कीजिए आप आदमी एक हो, आप आदमी क्या हो? एक हो, है ना। तो एक ही जगह ना जॉब करोगे, या तो ए के प्लेस पर करोगे या तो बी के प्लेस पर करोगे। तो आपके पास जॉब
जॉब लेने का कितना ऑप्शन हो गया, 2 ऑप्शन हो गया। तो जी हाँ, ये क्या हुआ, सिलेक्शन, सेलेक्ट करना। जी हाँ, आजकल तो हर जगह सिलेक्शन की बात होती है बच्चों, हर जगह सिलेक्शन की बात होती है। आप अपने कॉलेज में एडमिशन करवाओगे तो वहाँ भी आपको सेलेक्ट किया जाएगा, चूज किया जाएगा, और वह सिलेक्शन किसके द्वारा संभव है, तो कॉम्बिनेशन के द्वारा, है ना। अब देखिए, मैं फिर ये बता रहा था ABC में आपने एक मित्र को बुलाया, अब मैं कह रहा हूं कि 2 मित्र को बुलानी है, बताइए कितना ऑप्शन होगा आपके पास। अर्थात आपके पापा बोले कि आप 2 मित्र बुला सकते हो, है ना, तो आप क्या करोगे कि अब किसी 2 को ही ना बुलाओगे। तो चलिए, अगर AB को बुलाते हो तो अच्छी बात है, या आप ये भी सोच सकते हो कि सर BC को भी बुला लेते हैं, BC को बुला लेते हैं, BC को भी नहीं, BC को बुला लेते हैं, अर्थात B को एंड C को, या आप AC को बुला सकते हो, है ना। इसका मतलब है आपका जो 2 मेंबर का ग्रुप बना हुआ, AB बना या BC बना या AC बना, इसका मतलब है इसी 3 में से कोई ग्रुप बनाना होगा, और यह भी आपके पास कितना हो गया, 3, 1 2 3, है ना। इसका मतलब है अगर 3 मित्रों में से आप 2 मित्र को भी बुलाओगे, 2 मेंबर को भी बुलाओगे, तो निश्चित तौर पर आपके पास कितना वे होगा, 3 वे होगा। जी हाँ, और अगर आपके फादर बोले कि आप तुम्हारा 3 मित्र है तो आप तीनों को बुला सकते हो, तो इसका मतलब है आपके पास एक ही ऑप्शन है, ABC। इसका मतलब तीनों को एक ही बार बुलाना है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन हुआ। जी हाँ, ये क्या है, ये सिलेक्शन है बच्चों, सेलेक्ट हुआ, अर्थात चूज करना हुआ कि आपने इतना को चूज किया, है ना। जी हाँ, तो ये बातें हैं, ये आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। जी हाँ, मैंने पहले ही बोला था अलजबरा बहुत ही इंटरेस्टेड है बच्चों, यहाँ जो है अलजबरा का कंसेप्ट जो है बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है बच्चों 11th क्लास में। तो चलिए, समझ गए होंगे। आइए, इसके बाद आपको इसमें देखना है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद परिमेय, इसको कहते हैं बच्चों, द्विपद परिमेय। जी हाँ, इसका मतलब है कि इसमें आपको अलजबरा को तोड़ने के लिए सिखाएगा। जैसे आप लोग बचपन में तोड़ते थे a+b होल स्क्वायर, एक्सपेंड करते थे a² + b² + 2ab, है ना। a+b होल क्यूब आ जाता, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ऐसा करते थे। और अगर आगे पावर आ जाए तो मुश्किल में पड़ जाते थे, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था आप लोग के लिए। a+b होल 4, a+b होल 5। जी हाँ, देखिए द्विपद क्यों बोला, क्योंकि 2 पद है। देखिए, एक a है, दूसरा b है। जी हाँ, यही मैं सिखाऊंगा। आप द्विपद पर जितना भी पावर होगा, जितना भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 100 हो, जो भी पावर होगा उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस कंसेप्ट के द्वारा हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, ये अलजबरा का तो जान ही रहे हैं कि एक्सपेंशन जो है हम लोगों को बार बार करना पड़ता है, तो ये भी हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद मैथमेटिकल जी हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन, अर्थात इसको कहते हैं गणितीय आगमन। ये बच्चों जांच पड़ताल के लिए गणित में विधि बनाया गया है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी रिजल्ट को पता लगा सकते हैं, जांच कर सकते हैं वह सही है या गलत है, वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। तो जी हाँ बच्चों, अलजबरा का ये सब हम लोगों का टॉपिक है ना, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अलजबरा में। तो आपने ये देखा है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जी हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ। उसके बाद है ना, उसके बाद आपका जो है ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, है ना, जिसका झलक आपने थोड़ा बहुत देखा है, त्रिकोणमिति। बट यहाँ जो है हम लोग बिल्कुल बेहतरीन त्रिकोणमिति देखेंगे। है ना, त्रिकोणमिति देखेंगे बच्चों। अर्थात बेहतरीन कहने का मतलब है जहां तक आपने देखा है ना, उससे आगे यहां देखने को मिलेगा बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट होता है और ट्रिगोमेट्री जो है वह सब में इन्वॉल्व है। जितना भी मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, है ना, सब में इन्वॉल्व है। तो निश्चित तौर पर ट्रिगोमेट्री यहाँ विशाल रूप में बताया गया है, जिससे कि आप सब में इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद आपका आता है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, क्या आता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, इसकी भी झलक आपने देखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब नियामक, नियामक ज्यामिति। जी हाँ, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। जहां इसकी झलक आपने देखा है ना, लेकिन वहां आपको थोड़ा ज्ञान दिया गया था, यहां आपको बहुत सारा नॉलेज दिया जाएगा और यह भी आपके सिलेबस में विशाल रूप में यहां है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद आता है बच्चों 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां यह भी ज्योमेट्री है और यह ज्योमेट्री 2D कहलाता है, 2 डायमेंशनल, और यह कहलाता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब समझा देना चाहते हैं बच्चों, आप जो भी काम प्लेन में करते हो, सतह में करते हो, वह सब 2 डायमेंशनल होता है, और जो वर्क स्पेस में होता है, स्पेस में, जहां वह सब कहलाता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो जी हाँ, दोनों तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, अलजबरा का ही रूपांतरण है बच्चों। अलजबरा को ही हम लोग इस रूप में देखते हैं। अर्थात कहने का सेंस है, ज्योमेट्री आपने सुना होगा, ज्यामिति। जी हाँ, जिस चीज को हम लोग फिगर से पहचानते हैं, है ना, उसको हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। बट उसी चीज को अगर अलजेब्रिक रूप दे दें तो वही कहलाता है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थात नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। जैसे कि एक एग्जांपल दें, ax + by + c = 0। जी हाँ, क्या इसको पहचानते हैं अलजेब्रा में? यह लीनियर इक्वेशन है, मतलब रैखिक समीकरण। और आपको याद होगा, आपने 10th में इसका ग्राफ खींचा होगा। ग्राफ जब बनाया होगा तो वह ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो जी हाँ बच्चों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये अलजेब्रा हुआ और ये आपका क्या हुआ? ये ज्योमेट्री हुआ। जहां फिगर से पहचान रहे हैं, ये ज्योमेट्री हो गया। इसी चीज को अलजेब्रा से जानेंगे तो क्या हुआ? बोलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यही दोनों में रिश्ता होता है, अर्थात ज्यामिति को अलजेब्रा के रूप में पढ़ना ही कहलाता है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब 2D हो या 3D हो, है ना। जी हाँ बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो सिलेबस है बच्चों, वो है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता। प्रायिकता, जी हाँ, वही सिक्का वाला यार, जो आपने 10th में पढ़ा था। जहां क्या पढ़ा था? जैसे एक सिक्का को टॉस किए, हेड का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1/2 कहते थे, है ना। जहां 1/2 कहते थे। टेल का प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/2 कहते थे। तो उसी तरह यहां भी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा, है ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा बच्चों। अर्थात जो असंभव काम है वह इसके द्वारा क्या हो जाता है? पॉसिबिलिटी के द्वारा बताया जाता है। जो काम असंभव हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है बच्चों, वह इसके द्वारा, है ना, बताया जाता है, प्रोबेबिलिटी के द्वारा, पॉसिबिलिटी के रूप में, है ना, संभावित के रूप में, कितना संभव है और कितना संभव नहीं है ना। जी हाँ, तो ये मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आता है बच्चों स्टैटिस्टिक, है ना। जी हाँ,
संख्यांकी, जी हाँ, स्टैटिस्टिक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंस तो नहीं है बच्चों 11th के सिलेबस में। वही जो आप मीन मीडियन मॉड आपने पढ़ा था वही यहाँ भी उसके थोड़ा सा हायर लेवल में हम लोगों को पढ़ना है ना। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बट जानकारी तो लेनी है। उसके बाद आता है बच्चों कैलकुलस। क्या आता है? कैलकुलस। जी हाँ, कैलकुलस जिसको कलन कहते हैं, अर्थात कैलकुलस आप लोग के लिए बिल्कुल नया है। जी हाँ, एक नया चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा और इसमें लिमिट एंड डेरिवेटिव ये पढ़ाया जाएगा। अर्थात ये जो मैंने कहा था फंक्शन, जी हाँ, फंक्शन जो हम लोगों ने सेकेंड सिलेबस में, सेकेंड टॉपिक के सिलेबस में मैंने लिखा था, जहाँ उसी का ये गुण है, प्रॉपर्टीज है ना। उस गुण को जानना है लिमिट एंड डेरिवेटिव के रूप में, जिसको कि कहा जाता है बच्चों कैलकुलस। जी हाँ, इस क्या कहते हैं? कैलकुलस। तो ये हम लोगों का है ना काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस है। साथ साथ हम लोग एक लास्ट चीज पढ़ेंगे, जी हाँ, एक लास्ट चीज जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग के रूप में, जी हाँ, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं गणितीय विवेचना, है ना। गणित का विवेचना ये स्टडी किया जाता है बच्चों, ये सिर्फ रीड किया जाता है ना, समझा जाता है बच्चों। जी हाँ, ये इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट इसको रीड करने की ज़रूरत होती है, तो वो भी मैं बताऊंगा बच्चों। तो जी हाँ, ये आपका सिलेबस है, अर्थात 10 पार्ट आपने देखा, जहाँ अलग अलग पार्ट जिसकी चर्चा मैंने आपको की अलग अलग टॉपिक के साथ। तो जी हाँ बच्चों, सबसे पहले मैं आपको है ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा और उस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप सिलेबस को प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो बच्चों आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 11th के मैथ का सिलेबस जाना बच्चों, और यह जानकारी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जब तक हम लोगों को टॉपिक की जानकारी पहले से नहीं होगी तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता है बच्चों। तो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में, जहाँ कुछ बेसिक जो ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत बेसिक होता है अलजबरा का, तो जी हाँ बच्चों, मैं कुछ क्लास बेसिक का लूँगा और उसके बाद मैं आपको सिलेबस में प्रवेश करवाऊँगा, क्योंकि आपका जड़ को मजबूत करवाऊँगा। जड़ अगर मजबूत रहेगा तो निश्चित आगे बढ़ने में काफ़ी आनंद आएगा। और मैंने कहा था मैथमेटिक्स में जीरो से हीरो बनाएंगे। जहाँ जीरो से हीरो बनना है तो निश्चित तौर पर संघर्ष के साथ, जहाँ मेहनत के साथ, हार्ड लेबर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।